बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात कर रहा हूँ सखावत हुसैन फ्रॉम इस्लामाबाद। आज के जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है। तो आज के हमारे जो खुसूसी मेहमान है जनाब दिलावर हुसैन साहब है। आप इस वक्त पीएचडी रिसर्चर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, जो कि आइन और पार्लियामेंट के ऊपर है आपकी जो रिसर्च की जो टॉपिक है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें दे दिया। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी बता दें कि आइन क्या है, इसके कौन से आइन इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सखावत साहब, आपने मुझे टाइम दिया कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान का आइन का जो तारुफ है उसके बारे में, तो अभी मौजूदा जो हमारा आइन है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएँ तो 1947 में जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क बने, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान का कोई अपना आइन नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और हमने 1935 का जो इंडियन एक्ट है उसके थ्रू ही मुल्क को तकरीबन 8-9 साल चलाया। तो सबसे हमारा जो पहला आइन आया वो 1956 में आया, और दूसरा जो हमारा आइन जो है वो आपके लिए वो प्रेसिडेंशियल था, और वो एक डिक्टेटर जो अयूब खान है उसने दिया, वो 1962 में आया। तो अभी जो मौजूदा हमारा आइन है ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक अनफॉर्चुनेट हमारी हिस्ट्री में एक चीज़ हुई जिसको हम कहते हैं कि फॉल ऑफ ढाका 1971 कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। तो उसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्हीं इलेक्शंस के बेसिस के ऊपर जो जिन्होंने एक असम्बली बनाई, तो उनके एक आप कह लें कंसेंसस के ऊपर जिसमें सारी पार्टीज़ थी, और उसको लीड जो कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, नैब थी, इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम थी। तो इनके कंसेंसस के ऊपर एक जो डॉक्यूमेंट डेवलप हुआ उसको 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक पार्लियामेंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है, जिसके ऊपर मज़ीद आगे जो हम सवालात होंगे तो उसके ऊपर उसकी तफसील बयान करेंगे। अच्छा सर, आईनी पाकिस्तान जो किस तरह से हमारे इदारों और लोगों की हिफाजत करता है, क्या वो हिफाजत कर रहे हैं इस वक्त? ये कर रहे वाली जो बात है जो ये एक अलग डिबेट हो सकती है, क्योंकि जो भी आइन आप कह लें या कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है ना, एक एग्रीमेंट है। तो कोई डॉक्यूमेंट खुद से तो कोई किसी की हिफाजत नहीं कर सकता, उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो करते हैं। अब हाँ, यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं आइन के हवाले से कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप कह लें वो कौन कौन से जो है एक आम शहरी जो है पाकिस्तान का सिटीज़न है उसको कौन कौन से दिए गए। तो उस आइन पाकिस्तान के अंदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और रेस और आप कह लें कि जेंडर जो है सबको इक्वल सिटीज़नशिप दी गई है। उसमें आप कह लें कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो आप कह लेंगे तकरीबन 20 आर्टिकल्स हैं ये इसके साथ डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स। 8 से 28 तक जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं आप कह लें कि हर शहरी जो है पाकिस्तान का उसके डील करते हैं, जिसमें आप कह लें कि 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे ये है बात है कि ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है वो इक्वल है। इससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको 11 अगस्त की अगर स्पीच याद हो जिन्ना साहब की जो 1947 में उन्होंने की थी, तो वो सारी स्पीच सुनी, वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि जितने भी इस मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं वो इक्वल उनके राइट्स हैं, उसका किसी कास्ट के साथ, किसी मज़हब के साथ, किसी जेंडर के साथ आप कह लें कि नथिंग टू डू विद द स्टेट अफेयर्स। तो उसी बेसिस के ऊपर ये आप कह लें कि ह्यूमन राइट्स जो है या फंडामेंटल राइट्स जो है आइन देता है, जिसमें आप कह लें कि सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वल राइट्स हैं सबको, इक्वल सिटीजनशिप है सबकी। फिर आप कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि कोई भी बंदा जो पाकिस्तानी शहरी है वो अपनी पार्टी बना सकता है, वो किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन कर सकता है और वो पोलिटिकल एक्टिविटी भी कर सकता है। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी जो आप कह लें शख्सी आज़ादी है जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसी तरह से 2017 में इसी आर्टिकल के अंडर जो है आप राइट टू आप कह लेना इंफॉर्मेशन एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत जो है आप इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया पाकिस्तान के अंदर कि अगर मैं किसी भी इदारे में जाऊं, पाकिस्तान का जो सरकारी इदारा है तो वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना चाहता हूँ और वो इदारे का जो सरबराह कंसर्न है अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो मैं राइट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाऊँगा, वहाँ पे कंप्लेंट्स करूँगा और वो दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात होगी, फिर इसी तरह से फ्रीडम ऑफ आप कह लें एक्सप्रेशन की बात होगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कि आप कहीं पे भी जाना चाहें, जो काम करें तो आपको आज़ादी हासिल है। तो आईने पाकिस्तान मेरे ख्याल से जो एक
फंडामेंटल राइट्स हैं वो देता है। मसला कहाँ पे आ रहा है कि वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मार्क है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो आईन पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है। बहुत खूब सर आइन के मुताबिक जो हमारे पास प्रेसिडेंट है सदर है, तो उसके जो साख्त, उसके जो इख्तियारात है, उसके हवाले से आप थोड़ा सा सामीन को बता दें। देखें, जो प्रेसिडेंट है वो आईन पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको रिकमेंड करता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है वो आप कह लें कि एक वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इसके अंदर फिर एक चीफ एग्जेक्टिव होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो पावर्स जो होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो सेरेमोनियल हेड होता है वहाँ पे। तो इसी तरह से इसके अपोजिट जो एक आप कह लेंगे पैरेलल एक सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं। ठीक है, इसकी अगर दो एग्जांपल्स आप लेना चाहें तो जो ब्रिटिश सिस्टम है यूके का, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम इनहेरिट किया हमने लेगेसी बीइंग अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। और जो आप कह लें कि अमेरिकन सिस्टम है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल जो है वो एज ए चीफ एग्जेक्टिव नहीं है बट एज ए आप कह लें हेड ऑफ द स्टेट है। प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह हो जाए वो चीज़ें उसके वो सेरेमोनियल हेड है। लेकिन जब जहाँ तक उसकी पावर्स की बात है उससे पहले हम अगर एक लाइन में जो उसको बता दें कि प्रेसिडेंट जो है उसका जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस जो होते हैं वो उसके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अमेरिका में जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्राइमरीज के थ्रू। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। इसको जो इलेक्ट करते हैं वो आप कह लें कि हमारी 22 असम्बलियों के जो मेंबर्स होते हैं और जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब आ जाते हैं उसकी पावर्स के ऊपर। तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा जो कोई एग्जेक्टिव पावर्स तो नहीं है क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके पास पावर्स जो हैं वो यही हैं कि वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर उसका एडवाइस भेजेगा उसके मुताबिक वो उसके ऊपर वो उसने अमल करना होता है। फॉर सपोज अगर असम्बली जो है उसको उसने डिज़ोल्व करना है तो प्राइम मिनिस्टर उसको भेजेगा, उसके ऊपर करेगा। फिर इसी तरह से आईन पाकिस्तान जो है या फिर आप कह लें कि फेडरल पार्लियामेंट जो है उसके अंदर कोई भी लॉ बनता है या कोई आईनी तरमीम होती है तो वो उसका जो प्रेसिडेंशियल असेंट है वो फाइनल जो उसके दस्तखत जब तक प्रेसिडेंट के नहीं होते वो लॉ नहीं बनता। तो ये इसके पास पावर है लेकिन प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये उसके पास प्रेसिडेंट्स की पावर है आईन पाकिस्तान के अंदर। व्हेन इट कम्स टू तो मतलब बाकी प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ दिस पावर्स तो वहाँ पे आपको इश्यूज नज़र आएंगे। वो एक लंबी डिबेट है कि जो प्रेसिडेंट है हालांकि वो एक आईनी आप कह लें होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से अगर हम आप देख लें आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को तो जो इस ओहदे के ऊपर रहे हैं जो भी आप कह लें तो वो बज़ दफ़ा उनके कुछ ऐसे डिसीजन जैसी को आप कह लें स्टेटमेंट्स आई कि वो लगता था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि एक आईनी इदारे को। अच्छा सर, तो आपके जो एक्सपर्ट है वो जाहिर बात है पार्लियामेंट के ऊपर है, तो इसी हवाले से मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान के जो आईनी फ्रेमवर्क में पार्लियामेंट का क्या कुछ रूल होते हैं? देखें, शुरू में जैसे मैंने बताया कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उसको सजेस्ट करता है। तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इदारा है आपका फेडरल गवर्नमेंट का। तो अगर हम अपने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो बाई कैमरल फेडरलिज्म जो है ना उसकी बात होती है, जिसमें कहता है कि हमारा जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 50 जो है वो ये बताता है कि जो हमारा फेडरल पार्लियामेंट होगा वो उसकी दो आप कह लेंगे हाउसेज होंगे। एक नेशनल असम्बली है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है जिसके भी इलेक्शंस भी हो जा रहे हैं वो 1 पर्सन 1 वोट की बेसिस के ऊपर। और दूसरा जो इसका अपर हाउस है जिसको सेनेट कहा जाता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है कि जो आप फिर अगेन जो सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर्स होते हैं और कौमी असम्बली के वो उसको इलेक्ट करते हैं। तो ये तो होगी इसकी कंपोजिशन। आप आ जाते हैं इसका रोल और इसकी पावर्स जो हैं। इसका जो रोल है फेडरल पार्लियामेंट का वो आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनली 3 इसके रोल्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो आपने आप कह लें कि हल्के हैं या आप लोगों को आवाम को रिप्रेजेंट करना, उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल जो है। दूसरा इसका रोल जो है लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेशन करना। और तीसरा इसका रोल जो है वो है ओवरसाइट ऑफ द एग्जेक्टिव कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को ओवरसी करना, उनको चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर लाना। ये तो इसका आईनी रोल है। अब आ जाए कि वो क्या वो रोल प्ले कर पा रहा है या उसको इश्यूज़ हैं, क्या मामला आते हैं। तो उसमें जो आप कह लें कोई एग्जेक्टिव बना है ना तो वो क्योंकि इसी से पार्लियामेंट से अंदर ही होती है कि फेडरल पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से
जो आप कह लें कि एग्जेक्टिव है वो डोमिनेट करती है पार्लियामेंट की पॉलिसी के ऊपर, तो वो ओवरसी भी नहीं कर पा रहा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तो पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पार्लियामेंट है वो उस तरह से इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पा रहा। जहाँ पे एग्जेक्टिव का रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, फिर जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो उस तरह से नहीं कर रहे। तो ये 3-4 आप कह लें उसको चैलेंजेस है। अदरवाइज जो फेडरल पार्लियामेंट है उसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है सर आपसे। आईन पाकिस्तान में वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो सूबाई खुद मुख्तारी है और उसकी जो इख्तियारात है उसके दरमियान चैलेंजेस है, कुछ प्रॉब्लम है। जाहिर बात एज ए पाकिस्तानी तो इन प्रॉब्लम को हम कैसे हल कर सकते हैं? 1973 का जो आइन है वो बताता है कि फेडरल सिस्टम होगा। तो फेडरेशन जो है उसकी बेसिक जो तारीफ़ है आप कह लें कि डेफिनेशन है वो ये है कि 2 गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, एक सूबाई या स्टेट लेवल पर और एक फेडरलिज्म या फेडरेशन की बात करें, क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना 1973 के आइन में, तो उसमें यह है कि एक सूबाई हुकूमत होगी, एक फेडरल होगी, सेंट्रल जिसको कहते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये होता है कि ये दोनों जो गवर्नमेंट्स होती हैं ये इंडिपेंडेंट तो होती हैं उस तरह से, लेकिन ये आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होती हैं बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें आप इकनॉमिक आप कह लें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ होती है, वो वाली चीज़ें, और पावर शेयरिंग भी होती है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो आप कह लें कि ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला होता है ये आइन के अंदर लिखा होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर। तो हमारे भी आइन के अंदर जो है ये फार्मूला लिखा हुआ है, जिसमें आप कह लें कि 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात होंगे तो वो आप कह लें कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक आइनी इदारा है, वो डील करता है कि कोई भी आइनी मामला होगा सूबों और आप कह लें कि सेंटर के दरमियान, तो वो उसको डील करेगा। फिर आप दूसरा होता है इकनॉमिक जो आप कह लें इशूज़ होंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी रेवेन्यू की, तो वो है NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो NFC अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये NFC अवार्ड जो होते हैं या नेशनल फाइनेंस कमीशन जो होता है ये डील करता है कि आपके जो आप कह लें फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं सेंट्रल पर। और लास्ट जो होता है वो होता है लेजिस्लेटिव, कि लेजिस्लेशन जो है, जो भी कानून बनेगा वो सूबे अपने हद तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी, और जो वफाक है उसकी होल ऑफ पाकिस्तान होगा। लेकिन जहाँ पे कंट्राडिक्ट करेगा ना सूबे का लॉ और फेडरेशन का, आप कह लें वो सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये आप 3 जो इश्यूज़ हैं या 3 जो मामलात हैं, इस तरह से आइन के अंदर इनको दिया गया कि ये चीज़ें इसको डील करेंगी। लेकिन पोस्ट 18 अमेंडमेंट अगर आप देखें 18वीं तरमीम के बाद, तो काफ़ी चीज़ों में डेवोल्यूशन हुआ है, लेकिन मसला अगेन वहाँ पे वही आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन का। एक तो डेवोल्यूशन, मज़ीद डेवोल्यूशन की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये कि जो ऑलरेडी डेवोल्यूशन हो चुका है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बात है कि आप देखें कि हम जो छोटे सूबे हैं, ख़ासकर जब जितने भी सूबे हैं, वो ये कहते हैं कि फेडरेशन जो है हमें राइट्स नहीं दे रही इकनॉमिक और वो। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑलरेडी आपको पैसा जा रहा है, जो डेवोल्यूशन हो चुकी है, क्या उसके ऊपर भी अमल हो रहा है कि नहीं? उसमें तो फेडरेशन ने आपको नहीं रोक रखा ना, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लोकल लेवल पे भी उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो ये इसके अंदर फ्रेमवर्क है आप कह लें सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस का। ठीक सर, बहुत खूब। सर आखिर में हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, आज कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं उसी के हवाले से ही अब बात करूँगा। 2 चीज़ें करूँगा कि आम जो पब्लिक के लिए मैसेज मेरा ये है, जो आम मेरे तरह एक शहरी है, कि आईने पाकिस्तान की एक तो खुद अवेयरनेस लें, आप अपने बच्चों को भी दें। उसमें आपके सिर्फ ये राइट्स नहीं दिए गए, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो आप एक तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को अंडरस्टैंड करके एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें। और दूसरा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, तो उनके लिए यही है कि जो आइन के अंदर आपका फ्रेमवर्क हर इंस्टीट्यूशन का दिया गया, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे जुडिशरी है, चाहे कोई और भी इदारा है, तो उनको अपने फ्रेमवर्क के अंदर रह के आप काम करें। तो इसी में ही मुल्क की और कौम की भलाई है और इसी से ही मुल्क जो है प्रोग्रेस करेगा। तो मेरी यही सजेशन होगी यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आप तमाम चाहने वालों को ये बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे हैप्पी, कीप शाइनिंग। थैंक यू।